हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं बच्चों। आज हम जो है करने वाले हैं, देखिए लेसन का नाम है काले मेघा पानी दे। ठीक है, 12th क्लास का हिंदी का लेसन है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बिल्कुल जो है दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा यदि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली। इसके क्वेश्चन आंसर को ही हम सॉल्व करेंगे, इसमें समझेंगे बिल्कुल एकदम से ही। आप इसी वीडियो से इस लेसन को कवर कर देंगे। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अदर एक चैप्टर अगर आपको देखने हैं दूसरे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इस जो एक चैप्टर है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो चैप्टर जो है वो अंधविश्वास के ऊपर है कि हमें अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित यह निबंध जो है हमें यह सिखलाता है। ठीक है, और हमारे जो देश की राजनीति है और देश में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसके ऊपर भी यह प्रकाश डालता है। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली आप अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर बुलाती थी। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं एक्चुअली में क्या है कि बहुत दिनों से बहुत मतलब जो है बरसात नहीं हुई है, तो गांव में कुछ बच्चे जो हैं 11 से 16 साल 16-18 साल तक की उम्र के लिए जो है नंग दड़ंग बच्चे मतलब जो है उछलते कूदते हुए निकलते हैं और लोग अंधविश्वास करके उन पर पानी फेंकते हैं। मतलब अपना बचा हुआ पानी, बरसात नहीं हो रही है, बचा हुआ जो पानी है यूज़फुल पानी, उसको पानी को उन बच्चों पर फेंकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन बच्चों पर पानी उड़ेलने से इंद्र देवता खुश होकर पानी बरसाएंगे। मतलब त्याग करोगे तभी हमें कुछ मिलेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, तो एक प्रकार का लेखक के द्वारा माना यह क्या है, यह एक अंधविश्वास है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है कि अनावृष्टि होने पर, अनावृष्टि बच्चों क्या होता है, जब क्या बरसात ना हो। ठीक है, तो अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। जब उन पर पानी डालने और जब लोग उन पर पानी डालते थे तब वे खुश होकर पानी से सरोवर होकर धूल मिट्टी में लूटपुट बन जाती थी, है ना, हो जाती थी। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था, इसलिए वे उनको क्या समझते थे, गंवार अंधविश्वासी। इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेंढक मंडली नाम दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन वो बच्चे थे वो अपने आप को क्या समझते थे, इंद्र सेना। ठीक है, लेकिन वो लड़के जो थे अपने आप को क्या समझते थे, इंद्र की सेना। ठीक है, इंद्र की सेना समझते थे और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं। अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। आई होप कि आपको जी क्लियर हो चुका हो। बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझ जाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह सही ठहराया। देखो भैया, जो अपने लेखक हैं वो छोटे थे। ठीक है, तो लेखक ने जब इस अंधविश्वास का विरोध किया तो उनकी जो जीजी, उनकी दीदी थी ना, जो है ना, बहुत प्यार करती थी उनसे, है ना। कुछ भी कार्य हो घर में तो पहले अपने जो लेखक हैं, लेखक महोदय जी, जब वो छोटे थे तो लेखक को आगे कर देती थी कि जो भी पुण्य मिले भगवान के द्वारा तो लेखक को पहले मिल जाए, तो बहुत ही प्रेम करती थी। तो दीदी ने भी सोचा कि हम जो है लेखक के द्वारा जो है उन सिंध सेना पर पानी फेंकवा दें, तो लेखक ने इसका विरोध किया, उन्होंने नहीं फेंका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जब लेखक ने जो है वो किया कि भाई नहीं दीदी ऐसा मत कीजिए, वही अंधविश्वास है, पानी मत फेंकिए, तब उनने क्या कहा, सुनो ध्यान से। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। क्या कहा, त्याग और दान की महत्वता, है ना, उन्होंने त्याग और दान की महत्वता समझाई। क्या बोला कि त्याग और दान की ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है भाई। जो चीज़ अपने पास कम हो और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान दें, ठीक है, तभी त्याग कहलाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है, अतः देवता से कुछ भी मांगने से पहले कुछ देना भी पड़ेगा। इस तरह से उनने सही ठहराया है कि यदि हमें पानी बरसवाना है तो हमें कुछ पानी जो है इंद्र सेना पर डालना पड़ेगा। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला है तीसरा, देखो, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। अच्छा, गुड़ पानी दे गुड़धानी दे, इंद्र सेना जो टोली निकलती थी वहीं जो है ऐसे नारे लगाते जाती थी, है ना, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस तरह से। तो बच्चों, पानी काले मेघा पानी दे, ये तो ठीक है, लेकिन गुड़धानी से क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। अब जब पानी बरसेगा तभी तो अच्छी फसल होगी, है ना। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसका कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। ठीक है बच्चों,
अगला है, देखो अगला क्या बोला गया, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, क्यों सामने आई है। ठीक है, कि गगरी फूटी बैल प्यासा। देखो बच्चों, इसका सही आंसर है बैल हमारी संस्कृति, कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है। ठीक है, बैल, देखो ये अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है, खेती किसानी वाला है, और किसानी में, खेती किसानी में बैल अहम हिस्सा है। ठीक है, बैलों का, या यूं कहें बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है बच्चों, बैल आज भी कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है तो कहीं कहीं पर जो है बैलों से ही जो है जुताई होती है। यदि आपके गांव में होती है तो आप कमेंट में जरूर कहना कि जी हाँ सर, मेरे गांव में बैलों से जुताई होती है। किसान बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं, उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। ठीक है, इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई, मतलब कृषि के संदर्भ में यह बात कही गई है। ठीक है, जब किसान खेतों में मेहनत करेगा, हल चलाएगा, तभी बैल को क्या पानी पीने के लिए मतलब मिलेगा, है ना। यानी सबको बिल्कुल जोड़कर बता दिया है उनने, है ना, कि बरसात नहीं हो रही है तो बैलों को काम नहीं मिल रहा है, बैल प्यासे हैं, बरसात होगी, अच्छी फसल होगी, बैलों को काम मिलेगा, वो अच्छे से रहेंगे, मतलब है ना, इस तरह से जब वे तृप्त होंगे, ठीक है, तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा, और धरती में भी फसलों में, जो धरती में फसलों से संपन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो बच्चों, इंडिया में तो जो है नदियों का इतना महत्व है कि आप समझ ही नहीं सकते, है ना। नदियां तो जो है जीवन रेखा कही जाती हैं नदियां। ठीक है, देखो भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय और जल का आदिम स्रोत है, पूजनीय भी है और जल का बिल्कुल आदिम, मतलब बहुत प्राचीन स्रोत है जल का। ठीक है, एक पॉइंट पॉइंट वाइज समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। देखो भारतीय इतिहास में धार्मिक भी है, पौराणिक भी है और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, वह भारतीयों के लिए केवल नदी नहीं अपितु माँ है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत जल है, अमृत है ना, अमृत के समान जल है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सब नदियों के किनारे अवस्थित हैं, चाहे वो आप प्रयागराज इलाहाबाद ले लीजिए, चाहे कानपुर ले लें, चाहे पटना ले लें, चाहे हरिद्वार ले लें, है ना, लखनऊ ले लें, आगरा ले लें, मतलब कोलकाता ले लें, है ना, जितने भी बड़े बड़े जल स्रोत हैं उनके मतलब किनारे जो है बड़े बड़े शहर जो हैं। ठीक है, बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित हैं। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलेंगे, और इसीलिए ही इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय है बोलती है। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें गंगा मैया की जय। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना और विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर। देखिए बच्चों, इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को भी कमजोर करती है। देखो बच्चों, इसका अब आपको समझ में नहीं आएगा, समझिए। रिश्तों में एक्चुअली में क्या होता है कि रिश्तों में बच्चों जो है हमारी जितनी भी भावनाएं या फिर जितनी हम सीरियसनेस होती है, मतलब हम जितने भी तर्क बिठाते हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं रिश्तों में। ठीक है, हम मतलब उनकी दीदी कितना प्रेम करती थी, कितना, तो मतलब उनके प्रेम के लिए जो लेखक है उनको हार माननी पड़ती थी। ठीक है, तो देखो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो देखो बच्चों, लेखक की जीजी जो थी, लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य व आयोजन करवाती थी जिससे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, मतलब वो स्वयं तो अंधविश्वास मानता था लेकिन दीदी के प्रेम की वजह से वो करता था। ठीक है, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कामों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देते थे, लेखक, है ना। यहाँ तक कि इंद्र सेना पर पानी ना फेंकने वाले उसके अपने तर्क, जीजी के तर्कों के आगे सब फेल हो जाते हैं, मतलब जीजी ने जो तर्क दिए ना वो सब सही हैं। ठीक है, इस कारण जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था, ना चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक को विवश होकर जीजी की बात माननी पड़ती थी। अतः हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है, कमजोर करती है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या इंद्र सेना आज की युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। देखो, इंद्र सेना आज की युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, क्योंकि इंद्र सेना जो थी वो समाज के लिए काम कर रही थी। एक्चुअली में वो काम कैसा भी था, गलत था, जैसा भी था, लेकिन वो समाज हित के लिए काम कर रही थी। देखो, इसका आंसर हम समझ लेते हैं। इंद्र सेना सही मायनों में आज की युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास ही आवश्यक होता है। सामाजिक काम है तो कोई व्यक्तिगत इंसान ना करेगा, समाज खुद मिल के करे, समाज के लोग। और यही प्रयास इंद्र सेना द्वारा भी किया जाता था। यद्यपि उन्हें गांव वालों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता था, फिर भी वे साहस नहीं छोड़ देते, है ना। सामूहिक शक्ति से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं बच्चों। जैसे पर्यावरण संबंधी से उदाहरण भी दिया गया है, चिपको आंदोलन तथा महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन इसी प्रकार के प्रयास से ही सफल हुए हैं। आप इस प्रकार के आंसर भी लिख सकते हैं। देखो उदाहरण, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के जो टेक्निकल जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना है, लेकिन आज भी जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित है। कृषि समाज में चैत बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? आषाढ़ के मास, देखो आषाढ़ के महीने में होती है वर्षा, ठीक है। आषाढ़ का महीना होता है वर्षा ऋतु का, तो भैया यह महीना किसानों में अच्छी नई फसल की आशा जगाता है। अच्छी खेती, अच्छी फसल होती है तो अच्छी खेती भी होती है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इस कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों में वर्षा की आशा, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगता है। वे नई नई उम्मीद से जुताई बुआई के काम में लग जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी समझाने वाले पॉइंट है ही नहीं, बिल्कुल इजी है कि आषाढ़ के महीने में बरसात होती है तो किसानों को खुशहाली आती है, क्योंकि वो बरसात का समय है, बरसात का मौसम है, तो वो अच्छे से फसल उगाएंगे, है ना। बीजों को बीज देंगे, पानी देंगे, अच्छे से खेतों की सिंचाई हो जाएगी, और क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ के संदर्भ में इस पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या आपके जीवन में बादल की क्या भूमिका है। तो बच्चों, इसी पाठ में, इसी आरोह बुक जो है आपकी, उसमें एक चैप्टर है बादल राग, ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित है। बताना है कि जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो बच्चों, कवि निराला की कविता बादल राग जो है ना, बादलों को क्रांति के रूप में दर्शाया गया है, क्रांति आंदोलन, ठीक है, क्रांति के रूप में दर्शाया गया बादलों को। पहला पॉइंट, ठीक है, बादल शोषित वर्ग को शोषकों द्वारा मुक्त कर उन्हें अधिकार दिलाता है। शोषित वर्ग मतलब जो कुचले हुए हैं, जिनको दबाना, दबे हुए वर्ग, ठीक है, जैसे गरीब लोग अंग्रेजों के द्वारा कुचले जाते थे, तो शोषित वर्गों को शोषकों मतलब जो अंग्रेज टाइप के लोग जो शोषक करते हैं, दबाते हैं, मुक्त कर उन्हें उनका अधिकार दिलाता है। कौन? बादल। उन्हें जागृत करता है। जागृत का मतलब है उनको, मतलब एक तरीके से जागरूक करता है, ठीक है, अपने स्वतंत्रता के लिए कि भाई लड़ो। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल ना केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं, बल्कि नव सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नव सृजन मतलब नई चीज़ों को बनाने में। जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही पानी बरसते हैं तो नए नए पौधे, नए नए पत्तियां, बहुत अच्छे अच्छे चारों तरफ हरियाली आ जाती है, ठीक है। प्रकृति और मनुष्य दोनों को ही इन पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप देखते हैं हरियाली का मौसम रहता है, झिम 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 पानी बरसता है, बहुत ही अच्छा हमें भी लगता है और प्रकृति भी सरोबार हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इस तरह के पर्यावरण से संबंधित अन्य संकटों पर विचार करें। तो बच्चों, पानी का संकट है ना, उसी तरह देखो अन्य प्रकार के संकट भी होते हैं, ठीक है। जैसे देखो मौसम में बदलाव, देखो भूमि बंजर का होना, देखो मौसम में बदलाव, भूमि का बंजर होना, अतिवृष्टि मतलब होती है, अतिवृष्टि का मतलब जो है ना ज़्यादा बरसात हो जाना, ठीक है, जब बाढ़ आ जाती है। तापमान में वृद्धि मतलब देखो, ये आप देख रहे हैं है ना कि जो है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है। वायु प्रदूषण आप देख रहे हैं, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अभी हम तो यहाँ मास्क अब लगाने लगे, लेकिन कई शहरें हैं जहाँ इतना प्रदूषण है कि वहाँ बिना मास्क के तो मतलब जो है बहुत बीमार हो जाएंगे, मास्क लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका क्या रवैया होता है? लिखिए। देखो भैया, हमारी दादी नानी अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि में गहरी आस्था रखती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घरों में अपनी जो मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, सब लोग जो व्रत उपवास रखते हैं, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन ही उनका व्रत ही उपवास ही रहता है, ठीक है। उनकी इस आस्था से हम भी प्रभावित हो जाते हैं। हमें भी लगता है कि यार देखो कितना वो एक आस्था और श्रद्धा रहती है कि वे भूखे रहते हैं, ठीक है।
हम उनकी कुछ आस्थाओं जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, निकलते समय छींकना, आँख का फड़कना, पशुओं का रोना, जैसे कुत्ते रोते हैं तो हम उनको मतलब शांत कराते हैं या भगाते हैं ना, बुरा माना जाता है इस है ना, क्योंकि हमें लगता है कि इस कारण उनकी तो मतलब, परंतु फिर भी हम उनका विरोध नहीं कर पाते। देखो, हम उनका विरोध नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि इसका कारण उनकी अशिक्षा और पुराने ख्यालों का होना है। हमारे विरोध से उन्हें दुख पहुंचेगा और साथ में ही परिवार में शांति भी भंग होगी। ठीक है, वैसे भी वे जो कुछ भी इन आस्थाओं की वशीभूत होकर करते हैं तो अपने उनके पीछे उनके उद्देश्य तो अपनी पारिवारिक भलाई ही होती है। मतलब वो करते तो कुछ भी है लेकिन उनका उद्देश्य तो होता है अच्छा। ठीक है, जिस प्रकार जैसे कि देखो, जैसे इंद्र सेना थी ना, तो वो बरसात में जब लोगों के यहाँ पानी नहीं था, बिना बरसात के अति वो अनावृष्टि में पानी नहीं बरस रहा था, तो उस समय वो जो है पानी मतलब लोग उन पर पानी फेंकते थे, तो उनका पीछे देखो इंद्र सेना जो निकलती थी तो उनके पीछे समाज का भला ही रहता था। हाँ, वो अंधविश्वास था, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन था तो एक प्रकार का उनके पीछे भलाई ही छुपी थी। ठीक है, तो इसलिए हम उनकी बातों को बिना कोई तर्क के मान लेते हैं, हम उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते। इस तरह से बच्चों यह चैप्टर आपका फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।